हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे 91 से 96 तक क्या जो 91 to 96 पोएम है, उसके बाद पेडागोजी होगी। ठीक है, तो हम पहले पेडागोजी क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट इज लैंग्वेज लर्निंग एक्सीलरेट्स इन प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। तो लैंग्वेज लर्निंग है वो एक्सीलरेट होती है, मीन्स बढ़ती है इन प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। तो ये तो सही लग रहा है। आगे का ऑप्शन और पढ़ लेते हैं पहले। लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग साइंस, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग हैपन्स अनकॉन्शियसली, नहीं, दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन नॉट लर्निंग। लर्निंग है जिसमें आप एफर्ट लगाते हो, कोशिश करते हो, प्रैक्टिस करते हो। So learning happens through the reading of language text book only, no, this is also wrong। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइंग, कूइंग एंड बैबलिंग आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यहाँ पे प्री लिंग्विस्टिक है, एक्सप्रेसिव है, रेफरेंशियल और लिंग्विस्टिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्री लिंग्विस्टिक स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्वित वॉज speaking in Hindi to his peers in his classroom when his teacher called on him. He immediately replied to her in English. This is an example of। तो गर्वित अपने peers के साथ हिंदी में बात कर रहा था, जैसे ही उसकी टीचर ने उसको बुलाया तो उसने इंग्लिश में जवाब दिया। तो इसे किसका एग्जाम्पल है? डायलैक्ट्स का। डायलैक्ट्स मतलब जो बोलियाँ होती हैं, क्षेत्रीय नहीं। सोशियो लिंग्विस्टिक्स मतलब समाज की भाषाएं नहीं। कोड स्विचिंग, एब्सोल्युटली राइट। आंसर क्या हो जाएगा? कोड स्विचिंग। तो कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में क्या अंतर होता है कि कोड स्विचिंग इज जब आप जैसे इंग्लिश वो हिंदी में बात कर रहा था तो उसने स्विच किस में कर दिया? इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दिस इज कोड स्विचिंग। और कोड मिक्सिंग क्या होता है कि अगर वो हिंदी में बात कर रहा होता और इंग्लिश मिक्स करके बोलता। जैसे आप बहुत जगह पर देखते हो कि हिंदी और इंग्लिश में मिक्स भाषाएं लिखी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं इंग्लिश की लर्निंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे लर्निंग इंग्लिश था और बाकी का सेंटेंस हिंदी में था। तो ये क्या होगा? ये मिक्स था हिंदी और इंग्लिश का, तो इसे कोड मिक्सिंग बोलते हैं। तो उसने स्विच कर लिया था हिंदी से इंग्लिश, मतलब चेंज कर ली थी अपनी भाषा। दिस इज कोड स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू वाइगॉत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो वाइगॉत्स्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इनमें से निगेटिव बताना, क्या सम्मिलित इसमें नहीं है? तो इसका फोल्डिंग है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये नहीं है। एलएडी किसके से संबंधित है? ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? नॉम चॉम्स्की के द्वारा। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये क्या है कि उन्होंने दिया संकल्पना कि हर एक बच्चे में, ह्यूमन में पहले से ही इनहेरेंट जो होती है, नेचर ने दी हुई है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो पहले से ही फिक्स्ड है, बस वो इन्वायरमेंट में आके उसको अनफोल्ड होती है, जो सीख जाता है। पहले से एबिलिटी जो है लैंग्वेज लर्निंग की उसके अंदर है। तो सोशियो इंटरेक्शन वाइगॉत्स्की का है, तो कौन सा नहीं था? एलएडी, और हमें निगेटिव भी बताना था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी सिलेबस टॉक्स अबाउट लर्निंग आउटकम्स विच मीन्स। कि हर एक सिलेबस जो बात करता है लर्निंग आउटकम के बारे में, का क्या मतलब है? लर्निंग आउटकम्स के बारे में हमें बात करनी है। तो लर्निंग जो आउटकम होता है वो क्या है कि change in the behavior of the learners, completion of all lessons, change in teaching method of the teacher, और taking into account for the content of the textbook। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? change in the behavior of the learner। तो चेंज है ना, वो लर्निंग आउटकम्स क्या है कि ऑब्जर्वेबल, जिसको आप ऑब्जर्व कर सको, ऑब्जर्वेबल नॉलेज हो गई, स्किल्स हो गई, बिहेवियर्स हो गई, जिसको आप ऑब्जर्व के थ्रू जान सको, तो वही चेंज होता है बिहेवियर में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग फॉर अ नंबर इन द कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ योर फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक नंबर का ढूंढना कॉन्टैक्ट लिस्ट में से, तो मतलब एक पर्टिकुलर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आप ढूंढ रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको स्कैनिंग बोला जाता है।
क्या बोला जाता है, स्कैनिंग। और स्किमिंग क्या होती है, जबकि आपको एक पैराग्राफ का जर्नल व्यू लेना है कि बेसिकली आइडिया क्या है इस पैराग्राफ का, तब आप स्किमिंग करते हो, सारी आप इंपॉर्टेंट थिंग्स को जंप कर करके कीवर्ड्स के थ्रू आप आइडिया लेते हो। और स्कैनिंग क्या होती है कि आप पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, जैसे डेट ढूंढ रहे हो, कोई नंबर इस केस में ढूंढ रहे हो, तो उसको स्कैनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइनिंग न्यू वर्ड्स विद इन कॉन्टेक्स्ट इंस्टीड ऑफ मेकिंग द चिल्ड्रन लर्न मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स। तो क्या है कि आप बच्चों को और ज़्यादा नए वर्ड्स वोकैबुलरी रटवाने के बजाय आप उसी वर्ड को उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पे आप ज़्यादा फोर्स कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट कि बच्चे की समझ पड़ेगी वर्ड को लेकर। अगर आप उसको कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हो, ज़्यादा अच्छे से एग्जांपल्स दे के समझा रहे हो, रादर देन कि आप और नए वर्ड्स उसको सिखाते जा रहे हो, तो रोट मेमोराइजेशन के बजाय उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आप अगर उसी वर्ड को और नए तरीके से उसका कंसेप्चुअल इंक्रीज करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या, प्रमोट रोट मेमोराइजेशन, दिस इज रॉन्ग, लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम, often confuses the children, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द ऑथर मोस्टली प्लेसेस हिमसेल्फ एज अ कैरेक्टर, समटाइम्स ही मे नॉट, एंड नरेट्स द स्टोरी। तो जिसमें ऑथर जो होता है वो खुद की कैरेक्टर रख के स्टोरी को नरेट करता है, सुनाता है, या फिर खुद की दूसरे का कैरेक्टर नरेट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको नरेटिव जाना जाता है। क्या है, नरेटिव। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू वांट टू इंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू अडॉप्ट फॉर दिस पर्पस। तो आप क्या चाहते हो, आप मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहते हो आपके बच्चों की क्लास का, तो इनमें से कौन सी मेथड जो है आप चूज़ करोगे। तो आंसर इज डिस्कशन, ऑप्शन नंबर 4, कि व्हेन यू वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर स्टूडेंट्स इन योर क्लास यू विल अडॉप्ट डिस्कशन। तो डिस्कशन में क्या होता है, बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि सबको बोलने का मौका मिल रहा है, अपने व्यूज़ रखने का मौका मिल रहा है, तो डिस्कशन में बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिसनर व्हाइल लिसनिंग listens to the specific details, recognizes, cognates and word order patterns. What is this listening process known as? So listener जो है word order को listen कर रहा है, बेसिकली वो मतलब काफ़ी डिटेल में स्पेसिफिक डिटेल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बॉटम अप प्रोसेस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 कि ये पहले आप एक लेटर समझते हो, फिर वर्ड समझते हो, फिर सेंटेंस समझते हो, एकदम नीचे वर्ड से शुरू करके ऊपर तक जाते हो, मीनिंग तक जाते हो। और टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, पहले आप ओवरऑल मीनिंग पैराग्राफ का समझते हो, फिर उसके बाद सेंटेंस समझते हो, फिर वर्ड समझते हो, जस्ट इसका अपोजिट। तो ये कौन सा है, वो वर्ड ऑर्डर में सीख रही है, तो ये क्या है, लिसनर क्या कर रहा है, बॉटम अप प्रोसेस अपना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वाइल रीडिंग एक्टिविटी व्हेन डूइंग अ शॉर्ट स्टोरी। तो वाइल रीडिंग मतलब रीडिंग के दौरान जो एक्टिविटी की जाती है उसमें से कौन सा ये उदाहरण है, लर्नर्स डू पेयर वर्क एंड रीड म्यूचुअली टू वन एंड अदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर कि वाइल रीडिंग मतलब रीडिंग के दौरान तो क्या हो रहा है कि लर्नर पेयर वर्क कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, म्यूचुअली मतलब मिल बांट के। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वन क्लास यू डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। एक क्लास में आप कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते हो, इंस्टेड यू गिव देम सम शॉर्ट टेक्स्ट एंड आस्क योर लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो बल्कि आप उन्हें एक शॉर्ट टेक्स्ट देते हो, पैराग्राफ देते हो और आप बोलते हो कि आप इसमें से क्वेश्चंस फ्रेम करो, खुद से क्वेश्चंस बनाओ। तो इस टास्क के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, टेक देयर हेल्प इन योर ओन टास्क। आप बच्चों से हेल्प लेना चाहते हो अपने टास्क में, उनसे क्वेश्चन सेट करवा के नहीं। मेक योर लर्नर्स रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू फ्रेम क्वेश्चंस। बच्चों को रियलाइज़ करवाना चाहते हो कि कितना डिफिकल्ट है क्वेश्चन फ्रेम करना। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। नेक्स्ट है इन्हांस योर लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो फिर उसमें से क्वेश्चंस बनाते हो तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और डीप होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ के तो आप निकल गए, तो आपको समझ में आया चाहे नहीं आया, बट क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डीप में जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझोगे ही नहीं तो उस पर क्वेश्चन क्या बनाओगे। तो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, इवॉल्व होती है, बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज असेसमेंट एम्स एट मेजरिंग। तो लैंग्वेज जो असेसमेंट है
वो उसका एम मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या मेज़र करना। देयर ओवरऑल और समेटिव अचीवमेंट, ओवरऑल अचीवमेंट नहीं, द लैंग्वेज अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि बच्चे की जो अचीवमेंट है मतलब वो कितना लैंग्वेज सीख पाया है, आप उसकी प्रोग्रेस क्या है, आप ये असेसमेंट करते हो। तो लैंग्वेज असेसमेंट का ये पर्पस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स एम्स एट, तो जो टीचिंग एड का यूज़ है उसका मेन एम क्या है, पर्पस क्या है। तो नंबर 1 लिखा हुआ है ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ द लर्नर, कि बच्चे की जो लर्निंग आउटकम है उसको क्या करना चाहते हो, ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमाइज करना चाहते हो। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि टीचिंग एड्स क्या होती हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सके, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सके, इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ योर स्टूडेंट्स टेक्स अ फेवरेट बुक एंड retells the story often by using pictures as cues. This strongly suggests. तो आपका एक बोल रहा है वन ऑफ मतलब आपका एक जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, अपनी फेवरेट बुक लेता है, उसकी रीटेल द स्टोरी मतलब दोबारा से स्टोरी सुनाता है, ऑफन बाय यूजिंग पिक्चर्स एज क्यूज, पिक्चर को यूज़ करके क्यू के रूप में। दिस स्ट्रांगली सजेस्ट, ये क्या स्ट्रांगली सजेस्ट करती है, तो इसे क्या बोला जाता है, नरेटिव अवेयरनेस, कि आप बता रहे हो, नरेट कर रहे हो, आप स्टोरी में जो है पिक्चर्स इंक्लूड कर रहे हो एवरीथिंग, ताकि आप अच्छे से ज़्यादा नरेट कर पाओ, तो इसको नरेटिव अवेयरनेस बोला जाता है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या होती है, साउंड से रिलेटेड होती है। और सिंटैक्टिक अवेयरनेस क्या होती है, ग्रामर, सेंटेंसेस का करेक्शन कैसे है उससे रिलेटेड होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए हमारे जो पेडागॉजी के क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं 15 नंबर्स के। अब 15 मार्क्स के क्या आएगा, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक पोएम जो स्टार्टिंग में थी। तो हम पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम पोएम पे जाएंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्या स्ट्रैटेजी होती है कि आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे स्किमिंग करनी रहती है। व्हाट, स्किमिंग करनी है, आपको जल्दी जल्दी से पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। इफ़ आपको पूरी मीनिंग समझ में आ रही है दैट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, मेन वर्ड्स पढ़ने हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए पैराग्राफ का। देन क्वेश्चंस पे जाना है, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप वहीं पे आंसर दे दोगे, अगर नहीं आया तो आपको दोबारा से वो कीवर्ड लेकर आना है, ढूंढना है पैराग्राफ में, देन आंसर करना है। आपको ध्यान रखना है पहले आपको पेडागॉजी के सारे क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको आना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, डू चिल्ड्रन रियली नीड सच लॉन्ग समर ब्रेक्स वॉज अ क्वेश्चन पोस्ड बाई सम एक्सपर्ट्स रिसेंटली। क्या बच्चों को सच में इतने लंबे समर ब्रेक की ज़रूरत होती है, ये क्वेश्चन पोज किया गया है, मतलब पूछा गया किसके द्वारा, कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा। अपेरेंटली सच अ लॉन्ग ब्रेक डिसरप्ट्स देयर डेवलपमेंट एंड कम्स इन द वे ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस। हालांकि क्या होता है कि इतना लंबा ब्रेक जो होता है वो उनके डेवलपमेंट को डिसरप्ट करता है और उनके वे में आता है उनके लर्निंग प्रोसेस के। लेट्स गेट देम बैक टू देयर बुक्स, चलो उनको दोबारा से उनकी बुक दे देते हैं। इस परहैप्स द एक्सपर्ट व्यू, ये कैसा है, ये एक्सपर्ट का व्यू है। वन वुड हैव थॉट द चिल्ड्रन आर डूइंग टू मच ड्यूरिंग देयर वेकेशंस एंड नॉट टू लिटिल गिवन द प्लेथोरा ऑफ क्लासेस, कैंप्स and workshops involving swimming, art, personality development, music, computers and the like। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हो सकता है कोई सोचे कि चिल्ड्रन टू मच, यहाँ पे टू मच क्या है, जोर देने के लिए बोला गया कि बहुत ही ज़्यादा अपने वेकेशन के द्वारा कर रहे हैं, नॉट टू लिटिल मतलब बहुत कम नहीं। जैसे प्लेथोरा का मतलब होता है प्लेंटी ऑफ, क्लासेस के कैंप्स कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं। जो वर्कशॉप किसकी हैं, स्विमिंग की, आर्ट की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, म्यूजिक की, कंप्यूटर सीख रहे हैं और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। इवन द ट्रिप्स टेकन इन द नेम ऑफ हॉलीडेज सीम लैडन विथ exotic destinations and customized experience packed into a short period of time। तो जहाँ की उनको ट्रिप में भी लेके जाया जाता है हॉलीडे में, तो वो क्या होती है, टॉक्सिक डेस्टिनेशन से भरी होती है, मतलब एग्जॉटिक लिखा हुआ है। एग्जॉटिक मतलब आप बोल सकते हो नॉट नेटिव, और कस्टमाइज का मतलब जैसे
ग्राहक होता है ना, तो कस्टमाइज मतलब इंडिविजुअलाइज की सबके हिसाब से एक्सपीरियंसेस पैक होते हैं उसमें। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब थोड़े समय के लिए। वी कैन गो यूरोप इन 10 days and Australia in a week and come back armed with digital memories and overflowing suitcases। तो हम यूरोप जाते हैं 10 दिन के लिए या फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं 1 वीक के लिए, और वापस कैसे आते हैं? डिजिटल मेमोरीज, मतलब बहुत सारी फ़ोटोज़ पिक्चर्स मोबाइल में क्लिक किए रहते हैं ना। और ओवरफ्लोइंग मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करते होंगे वहाँ पे जाके, तो ओवरफ्लो होता है सूटकेस से, इतना सामान रहता है। Holidays are in some ways no longer a break but an intensified search for experience not normally encouraged in everyday life। तो हालांकि जो हॉलीडे के लिए क्या लिखा गया है कि वो एक तरीके से कोई लंबा ब्रेक नहीं होता, बल्कि इंटेंसिफाइड मतलब ज़्यादा सर्च है किसकी? एक्सपीरियंस की। नॉट नॉर्मली इनकाउंटर इन एवरीडे लाइफ, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि आप एवरीडे लाइफ में नहीं पाते हो। इट इज़ अ फार क्राई, फार मतलब दूर की क्राई, मतलब ये तो दूर की बात है, फ्रॉम समर हॉलीडेज एज वी नो देम, कि ये बहुत ही दूर की बात है समर हॉलीडे जितना हम इसे जानते हैं। फॉर अस हॉलीडेज एवरी ईयर मीन्ट वन थिंग एंड वन थिंग अलोन, यू वेंट बैक टू योर नेटिव प्लेस लॉन्गिंग इन विद द इमोशनल headquarters of your extended family and spend 2 months with a gaggle of uncles, aunts and first and second cousins। तो एक बात तो कंफर्म है कि क्या होती है कि हॉलीडे में हम दोबारा से नेटिव प्लेसेस जाते हैं। नेटिव मतलब जहाँ के आप हो। लॉन्गिंग इन विद द इमोशनल हेडक्वार्टर्स, लॉगिंग इन मतलब बहुत सारे इमोशंस के साथ जहाँ पे आपने बहुत सारा समय बिताया होगा। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब बड़ी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, मतलब कि बब्बा दादी फिर कजिन्स चाचा चाची ये सब, 2 मंथ्स के लिए वहाँ पे अंकल आंट कजिन सेकेंड कजिन सब होते हैं। द हैप्पीएस्ट मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ अ होल जनरेशन सीम्ड टू बी सेंटर्ड अराउंड दिस एनुअल रिचुअल ऑफ होम कमिंग। तो जो बचपन की हैप्पीएस्ट मेमोरीज हैं वो इस रिचुअल में होम कमिंग के सब क्या रहती हैं? सेंटर्ड रहती हैं, आसपास घूमती रहती हैं। समर वॉज नॉट रियली अ ब्रेक बट अ जॉइंट। तो समर एक ब्रेक नहीं था बल्कि क्या था? एक जॉइंट था, मिलन था। इट वॉज द ब्रिज यूज टू रीअफर्म वंस कनेक्टेडनेस विथ वंस लार्जर कम्युनिटी। तो ये एक ब्रिज था मतलब पुल था रीअफर्म करने के लिए। क्या रीअफर्म करने के लिए? कि जो कनेक्टेडनेस है मतलब मिली जुली है किसके साथ? लार्जर कम्युनिटी के साथ। वन डिड नॉट ट्रेवल वन रिटर्न। तो एक ट्रेवल नहीं करता है, मतलब ट्रेवल मतलब आप जाते हो ना एक जगह से दूसरे जगह, तो आप जाते नहीं, आप वापस आते हो। इट वॉज नॉट एन अटेम्प्ट टू एक्सपीरियंस द न्यू एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट वन दैट emphatically underline the power of the old and the ordinary। तो ये क्या है? extraordinary मतलब बहुत ही ज़्यादा है। emphatically का मतलब क्या होता है कि वेरी इमोशनल। अंडरलाइन जो हाईलाइट करने वाली चीज़ है कि ओल्ड और ऑर्डिनरी पे पावर पे जोर देती है। विद द चेंज ऑफ टाइम व्हाट वी सीक फ्रॉम आवर समर ब्रेक्स टू हैज़ चेंज इन अ फंडामेंटल वेज। तो हम क्या सीख कर रहे हैं समर से? उसने क्या किया? चेंज हो गया है फंडामेंटल वे से। टुडे वी आर अटैच्ड मच मोर टू आवर वर्क एंड समर हेल्प अस टेम्पररली डिटैच फ्रॉम दिस न्यू सोर्स ऑफ आइडेंटिटी। तो आज क्या हो गया कि हम बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गए हैं अपने काम से, और जो समर होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम टेम्पररली मतलब कुछ ही दिनों के लिए डिटैच मतलब अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। हमारी जो न्यू सोर्स ऑफ आइडेंटिटी बन गई है, जो हम वर्कaholic बन गए हैं। वी रिफ्यूल आर इंडिविजुअल सेल्स नाउ। हम रीफ्यूल करते हैं मतलब दोबारा इसमें एनर्जी डालते हैं जो हमारी इंडिविजुअल सेल्स हैं। एंड डू शो विथ मच मोर मटेरियल दैन वी डिड इन द पास्ट। तो हम इतने ज़्यादा मटेरियल मतलब कि फिज़िकल आप बोल सकते हो, जिसको आप देख सुन सकते हो, करते हैं जितना हम पास्ट में करते थे। बट फॉर दोज हु ग्रू अप इन डिफरेंट टाइम्स समर वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ्स। लेकिन उनके लिए जो कि डिफरेंट टाइम्स में ग्रू हुए हैं, समर क्या है? बेस्ट टाइम है उनकी ज़िंदगी के लिए। तो ये था बेसिकली समर वेकेशन के बारे में पूरी की पूरा जो था पैराग्राफ था, पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था आपका गद्यांश। उसमें चाइल्डहुड और वेकेशन इन सब बातों पे जोर दिया गया कि कैसे काम से ब्रेक मिल के हम कहाँ जाते हैं, समर वेकेशन में जाते हैं 2 महीने के लिए।
तो ये सब इसमें था। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू स्टूडेंट स्पेंड्स देयर समर ब्रेक। बच्चे समर ब्रेक कैसे स्पेंड करते हैं, क्या करके बेसिकली। तो बाई अटेंडिंग कैंप्स एंड वर्कशॉप्स लाइक आर्ट म्यूजिक, हाँ यही लिखा हुआ था ना कि बच्चे क्या करते हैं और ज़्यादा फिल हो जाते हैं क्योंकि कहीं म्यूजिक क्लासेस अगर वेकेशन में जाते भी हैं तो वहाँ भी ये सब इसका जो बैंडेज है वो लेकर जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर ट्रबल एंड टूर नॉट टू ब्रेक फ्रॉम डेली स्ट्रेस। हाउ आर ट्रबल एंड टूर नॉट अ ब्रेक फ्रॉम डेली स्ट्रेस, मतलब कि जो ट्रबल है, टूर है, वो एक ब्रेक नहीं है डेली स्ट्रेस से, फिर भी छुटकारा नहीं मिलता है। कैसे? दे आर अ ब्रेक फ्रॉम एन इंटेंसिफाइड सर्च फॉर एक्सपीरियंस, कि वो ब्रेक है, ब्रेक नहीं है, एक्सपीरियंस के लिए ही तो होते हैं, इसीलिए तो। दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एग्जॉस्ट नहीं। दे आर आर्म्ड विथ मेमोरीज ऑफ वंस नेटिव प्लेसेस, ऐसा है, लेकिन वो क्यों है जो ब्रेक है टूर ट्रेवल का, डेली स्ट्रेस से क्यों नहीं ब्रेक हो रहा है। तो दे आर लैडन विद कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस पैक्ड इनटू अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए वो स्ट्रेस से ब्रेक नहीं है और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर प्रेजेंट डे समर ब्रेक्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द फॉर्मर डेज। तो पहले क्या होता था, लिखा हुआ ना कि हम जाते थे घर, वहाँ पे इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ मनाते थे ब्रेक में, लॉन्ग जो पुरानी एक्सटेंडेड फैमिली, चाचा चाची सबके साथ, और आज डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है? वी रीफ्यूल आर इंडिविजुअल सेल्स, हम इंडिविजुअल सेल्स को क्या करते हैं, रीफ्यूल करते हैं, ये बिल्कुल सही है। वी आर अटैच्ड मच मोर टू आवर वर्क, ये नहीं लिखा था ना, ये लिखा था कि हम डिटैच होकर 2 महीने के लिए जाते हैं समर वेकेशन में। अ ब्रिज टू रीअफर्म आवर कनेक्टेडनेस विथ वंस लार्जर कम्युनिटी, दिस इज एब्सोल्युटली अ ब्रिज टू, नहीं सेकेंड वाला सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि लिखा हुआ है वी आर अटैच्ड अ मच मोर वर्क, डिफरेंस बताना है कि प्रेजेंट डे समर ब्रेक में और पहले वाले में क्या, कि आज हम ज़्यादा काम में क्या है, जुड़ गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों सही है, थर्ड को आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर वॉज नॉट रियली अ ब्रेक बट अ ज्वाइंट। वॉट डज द ऑथर इम्प्लाई, ऑथर ने क्या इम्प्लाई किया है इससे, कि समर जो है ब्रेक नहीं है, एक ज्वाइंट है। तो समर ब्रेक इंटेंडेड टू हेल्प अ चाइल्ड कनेक्ट टू देयर किथ एंड किन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद देम। तो ये बिल्कुल सही है कि समर ब्रेक का मतलब क्या होता है कि आप अपने कजन से मिलो, अंकल आंट से मिलो, सबसे, तो ये कनेक्शन बनाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रेक नहीं है, मतलब तोड़ता नहीं है, छुट्टियाँ नहीं देता है, ज्वाइंट है। एक ज्वाइंट का मतलब 2 चीज़ों का जुड़ना, उसको ज्वाइंट बोलते हैं ना, तो ज्वाइंट है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड फॉर द ऑथर। तो ऑथर के लिए हैप्पीएस्ट जो चाइल्डहुड की मेमोरी है वो क्या है, वो क्या उसने बोला था, विजिटिंग वंस नेटिव प्लेस, ये लिखा हुआ है ना वहाँ पे कि एक जो अपने नेटिव प्लेस को विजिट करना हैप्पीएस्ट मेमोरी है चाइल्डहुड की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज मेड टू सूट वंस नीड्स। तो मतलब बनाया गया था कैसे, कि किस हर एक की नीड को सूट कर सके, तो इसको क्या बोलते हैं, कस्टमाइज्ड बोलते हैं, कि हर एक की नीड के हिसाब से। Which one of the following word is opposite in meaning to the word empathically? Empathetically, ठीक है। तो इसका जो है अपोजिट हमें बताना है। तो empathetically का मतलब क्या है, empathetic, तो यहाँ पे ly लगा के इसको एडवर्ब बना गया। तो empathetically का मतलब क्या होता है कि वेरी इमोशनल। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कैजुअली, मतलब ऊपर ऊपर से। फिर नेक्स्ट है, इट सीम्स सच अ लॉन्ग ब्रेक डिस्टर्ब्स देयर डेवलपमेंट। तो ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग ब्रेक है जो डिस्टर्ब कर देता है उनका डेवलपमेंट। आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पार्ट। तो ये कौन सा, ये नाउन क्लॉज होगा, क्योंकि इट सीम, देखिए ये किसी के बारे में नहीं बता रहा है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो कि इट सीम से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। समर वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ्स। तो यहाँ पे बेस्ट जो है वो क्या है, देखो टाइम नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब हमारी एक पोएम बची हुई थी ना स्टार्टिंग में, जिसको हमने छोड़ दिया था, हम उसको देख लेते हैं। क्या है पोएम, इनटू द सनशाइन
फुल ऑफ, देखो पोएम क्या होती है ना, वो समझ नहीं आती है ना उसका मीनिंग, क्योंकि ऐसे अटपटे से वर्ड रहते हैं, क्योंकि वो एक रिदम में होती है। तो परेशान नहीं होना, अगर समझ आई तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आई है तो वोकैबलरी वाले क्वेश्चन होंगे या फिर ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, into the moonlight, into the moonlight, with her than snow, waving to floor like when the winds blow, into the stray starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day, glorious fountain, let my heart be fresh, cheerful, constant, upward like thee। तो यहाँ पे बहुत ही इंथुजियास्टिक हमें पोएम लग रही है ना, हैप्पी हैप्पी, हर एक से स्नो, मूनलाइट, इस सब से कंपैरिजन हो रहा है। देखते हैं जितना समझ आया उसके हिसाब से। द मूवमेंट ऑफ द वाटर ऑफ द फाउंटेन रिफ्लेक्ट्स, तो यहाँ पे क्या पे लिखा है ना हैप्पी, तो यहाँ पे सैडनेस नहीं है, अर्नेस नहीं, क्या है, जॉय रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट वॉन्ट्स हिज हार्ट टू रिमेन फ्रेश, इट मीन्स वो चाहता है ना कि उसका हार्ट फ्रेश रहे। तो फ्रेश का मतलब क्या है कि वो ड्रेस करे एलिगेंटली, अच्छे से ड्रेसअप करे, नहीं, फ्रेशनेस का मतलब है उसका माइंड फ्रेश रहे, मतलब फ्रेशनेस ऑफ हिज माइंड, तो उसको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आए, मन शांत रहे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, टू हैव न्यू आइडियाज़ ऑल द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट एडमायर्स द फाउंटेन एंड ही फील्स थ्रिल्ड टू सी इट, पोएट जो है फाउंटेन को एडमायर करता है, मतलब प्रशंसा करता है, और वो थ्रिल्ड हो जाता है, मतलब बहुत हैप्पी हो जाता है, उससे एक्साइटेड हो जाता है उसको देखकर। विच वर्ड इन द लास्ट स्टैंजा एक्सप्रेसेस द पोएट्स एडमिरेशन, तो उसने बोला ना यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था ग्लोरियस फाउंटेन, सो ग्लोरियस इज द वर्ड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड नेम द पोएटिक एडवाइस यूज्ड इन वेविंग अ फ्लोर लाइक। सो वेविंग अ फ्लोर लाइक, यहाँ पे तो अगर आप देखोगे कि लहराना किसके जैसे, फ्लोर के जैसे, तो यहाँ पे सिमिली फर्स्ट आप देखोगे तो सिमिली का यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पे सिमिली ऑप्शन में नहीं है, सिमिली ऑप्शन में नहीं है ना, तो यहाँ पर आप बोलोगे मेटाफर की तरह की, मतलब मेटाफर क्या होता है कि आप कोई चीज़ रियल नहीं है बट आप रियल एग्जाम्पल दे रहे हो, जैसे वो तो मेरे क्लास का महात्मा गांधी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटाफर यूज़ हुआ। तो ये वेविंग सो फ्लोर लाइक, यहाँ पे मेटाफर का यूज़ हो रहा है। विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन स्टैंजा 2 टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द लाइन्स। तो स्टैंजा 2 को हम देख लेते हैं एक बार, क्या है, इनटू द मून लाइट विथ हर देन स्नो, वेविंग सो फ्लोर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो यहाँ पे डब्लू बहुत सारा यूज़ हो रहा है ना। हम चलते हैं, क्या है ऑक्सीमोरोन, ये क्या होता है, ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है जब टू अपोजिट वर्ड से मिलकर बना हो, जैसे मान लो लिविंग डेथ लिखा हुआ है कहीं, लिविंग डेथ लिखा हुआ है, मतलब जिंदा भी रहना मरना भी, दो अपोजिट वर्ड लिखे हुए हैं, या फिर बिटर लिखा हुआ है और साथ में स्वीट लिखा हुआ है, बिटर स्वीट, ठीक है, अपोजिट वर्ड है, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीमोरोन होता है। फिर है ये एनाफोरा, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है सेम फ्रेज एट द बिगनिंग, जैसे सेम वर्ड हो गए या फिर फ्रेज हो गए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला एवरी डे आई लर्न, एवरी डे आई लर्न, एवरी डे आई इम्प्रूव। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग वर्ड किससे हो रही है, एवरी डे, तो सेम वर्ड से यूज़ हो रहा है ना, सेम फ्रेज से यूज़ हो, स्टार्टिंग बिगनिंग हो रही है, तो वहाँ पे एनाफोरा उसे बोलते हैं। फिर ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये क्या होती है, इसका मतलब होता है कि कोई एडजेक्टिव है जो किसी दूसरे नाउन को बिलोंग करता है लेकिन रिप्रेजेंट किसी और को कर रहा है, जैसे आप बोल सकते हो स्लीपलेस नाइट, क्या स्लीपलेस नाइट, यहाँ पे देखो नाइट कभी स्लीपलेस हो सकती है कि पीपल आर स्लीपलेस आप बोलोगे, तो यहाँ पे नाइट तो स्लीपलेस नहीं हो सकती, बट स्लीपलेस नाइट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या ट्रांसफर्ड एपिथेट इसे बोला जाएगा। या फिर आप बोल दोगे हैप्पी मॉर्निंग, तो मॉर्निंग हैप्पी नहीं होती, इंडिविजुअल हैप्पी होते हैं ना,
तो ये क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या मतलब क्या होता है, रिपीटेड वर्ड। जैसे कौन से वर्ड रिपीटेड, कोई कॉन्सोनेंट साउंड हो गया तो उनका रिपीटेशन हो रहा है। जैसे हमने देखा यहाँ पे था बार बार WW वाले वर्ड्स आ रहे थे, विथ हर, वेविंग, व्हेन, विंड, तो ये क्या है, ये है एलिट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और 96 क्या है क्वेश्चन, द पोएट हैज़ यूज द वर्ड लाइक विथ हर, ब्लिथसम, चेयरफुल एट्सेट्रा, विच पार्ट ऑफ द स्पीच डू दीज वर्ड्स बिलोंग टू। ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच के हैं, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जैसे चीयरफुल, ब्लिथसम, विथ हर, इनके बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो जो वर्ड नाउन के बारे में बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वॉज ऑल 30 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश पेडागॉजी बेसिकली, और इसकी कॉम्प्रिहेंशन को भी हमने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।